बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपके कानूनी मसाइल डिस्कस करते हैं। आपका अगर कोई कानूनी मसला है यहाँ पे यूके में रहते हुए तो उसको आप हमें कॉल करके और हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादातर इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक़ हमें सवालात आते हैं और इस सिलसिले में यूके के इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड जो भी वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आती हैं वो भी मैं बताता रहता हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह मालूम है। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके और मुझसे बात कर सकते हैं। जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा नाज़रीन अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सब से बात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल्स ले सकें, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम में मैं आपको मुख्तसरन आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन डिटेल में आपसे आपके केस के सिलसिले में बात नहीं कर सकता। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो उसके बाद अपने कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले अपने केस से रिलेटेड ज़रूर किसी वकील के पास जाके डिटेल में मशवरा कर लिया करें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा होगा और ख़ास तौर पे जो यूके में इमिग्रेशन कवानीन है उस सिलसिले में आपको ज़रूर हेल्प और असिस्टेंस मिल रही होगी। तो नाज़रीन स्टूडियो का नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है और आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं वक्तन फ़वक्तन। जैसे कि मैंने बताया, मैं इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड अपडेट्स भी देता रहता हूँ और एक माइनर सी अपडेट वो ये है कि ख़ास तौर पे जो वो लोग जो यहाँ पे जिनके इमिग्रेशन के मसाइल हैं और अगर उनके केस खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ होते हैं और उनको अपील का राइट मिलता है तो यहाँ पे जो इन कंट्री अपील राइट्स है उस सिलसिले में बड़ी मेजर किस्म की जो फ़ीस है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भी करंटली ओरल हेयरिंग की फ़र्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में 140 पाउंड्स की फ़ीस है जो कि कोर्ट फ़ी है, तो वो जंप कर जाएगी तकरीबन 700-800 के करीब। तो इसी तरह जो है मेजर किस्म की फ़ीस में तब्दीलियाँ आ रही हैं ताकि अपीलें जो हैं वो भी कम हों। तो ये एक माइनर सी जो अपडेट है मैंने मुनासिब समझा कि मैं प्रोग्राम में दे दूं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी ज़ाकिर साहब, मेरा नाम आबिद है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी ऐसा है कि मेरे इस कंट्री में 11 ईयर्स स्टे हो गया है जो कि सारा लीगल स्टे है। अच्छा। 11 ईयर प्लस। और मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट है जी जी। और मेरे 2 बच्चे भी हैं मेरे साथ जी जी। एज ए डिपेंडेंट। दोनों ब्रिटिश बोर्न हैं। बेटा मेरा तकरीबन 4 साल का है और बेटी 1 साल की है। अच्छा, मुझे लास्ट वीज़ा एंटरप्रेन्योर जो मिला हुआ है उसके 3 महीने रह गए हैं। क्या हुआ लास्ट वीज़ा जो आपको मिला है उसमें क्या मसला है? जो एंटरप्रेन्योर है वो उसके 3 महीने रिमेनिंग हैं मेरे और मेरी वाइफ के। तो अब मैं जो कुछ डिले हुआ किसी रीज़न की वजह से कि मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई नहीं कर सका, अभी मैं करना चाह रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अभी नेक्स्ट वीक में अप्लाई कर देता हूँ और मेरा डिसीजन डिले होता है तो फिर वाइफ का क्या किया जाए और बच्चों का क्या, किस तरह से मैं अप्लाई करूं, ये मैं सोच रहा था। देखिए इसमें ये बात है कि जब आप अपने लिए अप्लाई करते हैं और आपका डिसीजन डिले होता है तो उस दौरान अगर आपकी वाइफ का वीज़ा ख़त्म होने को होता है तो उनके ख़त्म होने से पहले आप उसके लिए अपनी वाइफ के लिए मतलब वो भी अप्लाई कर सकती हैं, वो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं ऑन द बेसिस कि आपने अभी 10 ईयर्स की उस पर अप्लाई किया है।
ये एप्लीकेशन वो साइमल्टेनियस भी कर सकती हैं। मसलन अगर आप एप्लीकेशन अपने 10 ईयर्स की बेसिस पे कर रहे हैं तो साथ ही वो सेपरेट एप्लीकेशन कर सकती हैं कि मेरे हस्बैंड ने 10 ईयर्स की बेसिस पे एप्लीकेशन की है तो मैं इस वजह से स्विच करना चाह रही हूँ स्पाउस वीज़ा पे। लेकिन उसका हवाला ज़रूर देना पड़ेगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बेहतर है कि किसी वकील के थ्रू अगर आप करा सकें तो बेहतर है। इसमें सिर्फ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप 10 ईयर्स की बेसिस पे जाते हैं तो वाइफ का जो है वो मुझे नहीं मालूम कि वो कब आपके साथ यहाँ पे आई हैं, लेकिन उनको फिर ये कि 5 ईयर स्पाउस रूट पे गुजारना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, और फिर उनको उसके बाद वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करेंगी। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है तो बच्चे अगर यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस तरह कि आपने बताया है, जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है तो बच्चों के लिए आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। यानी कि जब आपको इंडेफिनिट मिल जाए तो आप दोनों बच्चों की एप्लीकेशन वो डायरेक्ट उनको रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। अगर आप चाहें तो आप उनकी डिपेंडेंट एप्लीकेशन उससे पहले कर सकते हैं, यानी कि अपने वीज़े के हवाले से अपनी वाइफ के डिपेंडेंट के तौर पे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप और उनके लिए कोई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो तब भी जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है या आपकी वाइफ को इंडेफिनिट मिलता है, दोनों पेरेंट्स में किसी एक को भी इंडेफिनिट मिल जाता है, तो चूँकि वो यहाँ पे पैदा हुए हैं वो डायरेक्ट आप उनको रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। बेहतर आप किसी वकील से भी जाके इस सिलसिले में डिटेल में मशवरा कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं यूसुफ बोल रहा हूँ इल्फर्ट से। जी यूसुफ साहब बोलिए। आप तो हमारे इलाके से बोल रहे हैं, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी मैं ये पूछना था कि मेरी बेटी को अभी 10 साल हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ में। जी तो उसका एप्लीकेशन 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद डालना चाहिए या उसके पहले डाल सकते हैं? नहीं, उनके 10 ईयर्स का जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उनकी एप्लीकेशन डालें। आप उनकी उसकी बात कर रहे हैं ना कि रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश सिटीजन। हाँ, ये मतलब ये यहाँ पैदा हुई और 10 ईयर्स कंप्लीट। जी ठीक है। तो जब उनके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जिस दिन 10 साल पूरे हो जाते हैं उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ बता सकते हो प्लीज? देखिए उसमें तो मेनली वो बच्चे की बेसिस पे होता है कि बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा और बचपन से जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूफ या पासपोर्ट जो उसके यहाँ पे हैं कि वो यहाँ पे रह रही है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, रेड बुक वगैरह ये चीज़ें होती हैं। और पेरेंट्स की भी अगर स्टेटस है यहाँ पे उनके भी डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जाकिर साहब, मेरा नाम राहुल है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी राहुल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपके लिए मेरे 10 इयर्स ILR एप्लीकेशन के लिए जो मैं एलिजिबल हो चुका हूँ क्योंकि मेरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं लीगल स्टे, और मेरे ड्यूरेशन आउट ऑफ यूके भी लिमिट के अंदर है जो 540 जो भी डेज होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने मार्च में अपनी ब्रिटिश वाइफ के मैरिज के बाद FLRM में शिफ्ट हुआ था इस फरवरी में। तो अब जब मैं ILR के लिए डालूंगा बेस्ड ऑन लॉन्ग रेजिडेंस ऑन द सेट LR फॉर्म, तो FLRM का कुछ इसमें ताल्लुक है? मतलब मेरा कोई क्लॉक रीसेट होती है या मैं कर सकता हूँ 10 इयर्स के बेसिस पे अभी भी अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्योंकि मैं हमेशा एम्प्लॉयड रहा हूँ, पेई टैक्स पेयर रहा हूँ, मेरा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो नहीं रहा है चक्कर। तो मुझे सिवाय अपने पासपोर्ट्स एंड अपने लाइफ इन द यूके की कॉल जो है KOLL सब पास किया हुआ है, और कुछ डालनी है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स? ये सवाल है। देखिए जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, FLRM से कोई ताल्लुक नहीं है। एज लॉन्ग एज आप लीगल रहे हैं थ्रू आउट 10 ईयर्स तो दैट्स फाइन। आपका वो जो क्लॉक जो है रीसेट नहीं होता है उससे FLRM मतलब जो स्पाउस वीज़ा आपको मिलता है। एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे UK में लीगली आए थे और फिर उसके बाद लीगली 10 साल यहाँ पे रहते रहे तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक कोई डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है तो मेनली उसकी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि आपके जो जब से आप आए हैं उस वक्त से पासपोर्ट्स जिससे मेनली कंफर्म होगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। लाइफ इन द UK टेस्ट, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट B1 की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लास्ट 10 ईयर्स के अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल आपके P60s होंगे या हर साल की 2-4 चीज़ें मुख्तलिफ डेट्स की अगर हैं तो वो साथ आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अली बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। मेरा बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल है। चलें, सवाल तो आपका छोटा है, देखते हैं उसका आंसर भी सिंपल है कि नहीं। जी बोलें। सर मुझे यहाँ पे 9 साल रहते हुए हो गए हैं और हमने सालम अप्लाई किया था और उसका वो रिफ्यूज़ हो गया। हमारा बच्चा 7 ईयर्स का हो गया, उसकी बेस पे हमने डाला, वो भी कोर्ट में गए, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। और उसके बाद अब बच्चा मेरा 9 ईयर्स का हो गया है। अब दोबारा हमने एप्लीकेशन भेजी है FLRO की, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब फीस लगा के भेजें, लेकिन हम यहाँ पे नार्थ कोर्ट पे हैं, तो साथ में फीस भी लगानी पड़ेगी या नहीं, और हेल्थ चार्जेस भी होंगे, तो इसके अलावा प्लीज़ आप जी देखें, जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप फ़ीस लगाए बगैर आपने एप्लीकेशन की, अगर आप नया सपोर्ट पे हैं तो आप वो फ़ी रिमिशन का फॉर्म होता है जिसमें आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको लिख सकते हैं कि जी हमें ये सपोर्ट मिल रही है, तो फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन होती है कि वो फ़ीस के बगैर आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करे या ना करे। जहाँ तक हेल्थ सरचार्ज है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देना पड़ता है हेल्थ सरचार्ज। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं वॉल्थम स्टोर से बात कर रहा हूँ। जी आदिल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने सवाल ये है कि वाइफ का स्पोज वीज़ा अप्लाई किया था, वो आ गई थी यहाँ पे ना, 3 इयर्स का वीज़ा था उनका। तो हमें बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो पाकिस्तान गई थी। तो उसके बाद मैंने होम ऑफ इमिग्रेशन को कॉल की थी कि हमें रिलेशन नहीं रहा तो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए। उनकी तरफ से मुझे लेटर भी आ गया था कि आपका लेटर मिल गया है, लेकिन उन्होंने लिखा था हमें टाइम लगेगा इसमें। तो मैंने अगर पूछना था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ख़त्म हो गई है, तो अब उनको दोबारा लेटर लिखूँ वापस आने के लिए होम ऑफिस को, कि क्या करूँ? नहीं, तो उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है। नहीं, वीज़ा अभी उनका 3 साल का है। और वो कहाँ पे हैं? वो पाकिस्तान गई हैं। तो मैंने फिर उनको लेटर लिख दिया था कि हमें ख़त्म हो गया रिलेशन। तो क्या नाम है, उसके बाद अभी यह है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ख़त्म हो गई है। तो अगर मैं उनको लेटर लिख दूँ कि वो वापस आ गई हैं, तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो कितने अरसे से वो पाकिस्तान में है? वो 4 वीक हुई हैं उनको गए हुए। अच्छा, अभी 4 वीक्स हैं। जी बिल्कुल, अगर आप के डिफरेंसेस ख़त्म हो गए तो आप उनको एक डिटेल लेटर लिख लें कि जिसकी वजह से आपने उनको लिखा था कि आपके डिफरेंसेस हुए, अब आपकी रिकन्सिलिएशन हो गई है और मामलात हल हो गए हैं, तो आप चाहेंगे कि वो वापस आएँ, तो उनको लिख दें और होपफुली उसका कोई जवाब आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं साबिर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरी एक अजीज़ा है, उनकी ना वो अपने पार्टनर के साथ रहती थी विद 2। सॉरी, आप मुझे ज़रा दोबारा रिपीट करें, आपकी क्या सवाल क्या है? वो मेरी अजीज़ा है, अजीज़ा, तो वो उनकी सेपरेशन हो गई है। वो अपने 2 ब्रिटिश बच्चों के साथ रह रही थी, तो उन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स पे केस डाला था। उनके पास स्टूडेंट वीज़ा था, तो उन्होंने राइट तो पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर अपील का राइट दिया। अभी उनकी अपील थोड़े दिन हुए हैं, वो कोर्ट में गई थी, तो उन्होंने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप पाकिस्तान जाके सेटल हो जाएं, आप वहाँ जाके अपनी लाइफ नई सिरे से शुरू करें। उसके दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं और जो बड़ा बच्चा है ना, उसका वो 5 साल का है और वो ईयर 1 में स्कूल भी वो बच्ची जाती है। तो उन्होंने ये बस ये लगा दिया जी आप पाकिस्तान जाके सेटल हो जाए, तो आपके बच्चे वहाँ जाके ठीक रहेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब जज को क्या चैलेंज करें? देखिए, अगर उनकी अपील इस वजह से रिफ्यूज़ हुई है तो आगे उन्होंने फर्दर अपर ट्रिब्यूनल में मतलब उस अप्लाई किया परमिशन के लिए? जी अभी चैलेंज किया, अभी ये 3-4 दिन ही हुए डिसीजन आया। हाँ, वो ज़रूर उसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे जब बच्चे ब्रिटिश हों तो आम तौर पे कोर्ट्स जो हैं वो दे देती हैं यहाँ पे पेरेंट्स को रहने की इजाज़त, अगर बच्चे ब्रिटिश हों। तो मेरे ख़्याल में तो इसको आप उनको चाहिए कि फ़र्दर अपील करें और इसको फ़ाइट करें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक में फिर हम जा रहे हैं, आपके इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।